हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरएम के टेस्ट नंबर 13 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहली बात, आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका पार्ट नहीं होता है। तो देखिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी है जो कि यूज किया जाता है, किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है। क्यों, तो मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए, तो इंटरेक्शन किसके बीच में, तो जो भी बिजनेस है और कस्टमर कंज्यूमर जो है उसके बीच में, यानी कि B2C के बीच में। और क्या, तो बिजनेस से बिजनेस के बीच में भी बहुत सारा बिजनेस टू बिजनेस चलता है। जैसे कि एक कंपनी का सॉफ्टवेयर है, दूसरा कंपनी यूज कर रहा है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस में आ जाएगा। अगला पॉइंट देखिए इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये क्या क्या होता है। तो ये आपका मतलब पॉइंट एक में है कि नीड ऑफ फुलफिलमेंट जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। दूसरा इसका इकोनॉमी गेन्स होता है। मेन पर्पस तो यही होता है किसी भी कंपनी का कि इकोनॉमी गेन करना। आपका तीसरा पॉइंट है कि सिक्योरिटी पर्पस, और सिक्योरिटी पर्पस भी यहाँ पे जरूरी होता है। अगर हम एक मतलब आपको डायग्राम फॉर्म में दिखाएं, तो अगर बीच मान लीजिए कि इधर कस्टमर है और इधर बिजनेस है, तो इस दोनों के बीच को को रिलेशन करने के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट बीच में होना ही चाहिए अच्छे से परफॉर्म होने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर। दोस्तों हम थोड़ा सा आपको ये दिखा दे रहे, अगर अभी तक आप इससे रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। ठीक है, आप विश्वास कीजिए, आपको 100% बेनिफिट होगा इसे रिवीजन करने पर एग्जाम में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस फॉर हेल्प हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल कंजम्पशन। मतलब इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस फॉर पीपल्स हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल कंजम्पशन। जो भी पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई आदमी कुछ खरीदता है तो किस पे डिपेंड करता है, तो उसका जो है कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, मतलब उसका इनकम कैसा है, उसका सोसाइटी कैसा है, मतलब उस सब के बेसिस पे ही डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए सीआरएम सब्जेक्ट है, इसमें जो आंसर होगा उसी के हिसाब से चलना है। अपने मन से नहीं सोचना है कि सर इंटरेस्ट भी तो हो सकता है, नहीं, वो आप नहीं सोच सकते हैं। जो क्वेश्चन के साथ आंसर है वही आपको सोचना है। चलिए देखिए तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबरशिप इंटायरली क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड वैल्यू एडिंग बेनिफिट्स एक्सक्लूसिव टू इट्स मेंबर। तो मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कस्टमर क्लब हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर क्लब के बारे में और क्या क्या है वो चीज़ें थोड़ा देख लीजिए आप। देखिए सॉरी, ये दूसरा खुल गया पेज। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि इसका आंसर तो हो जाएगा आपका कस्टमर क्लब हो जाएगा। कस्टमर क्लब इज ए मेंबरशिप, मतलब एक मेंबरशिप होता है क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है टू प्रोवाइड वैल्यू एडिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर। मतलब कस्टमर को क्या किया जाता है, इसमें वैल्यू ऐड किया जाता है, मतलब उसको बेनिफिट दिया जाता है, एक तरीके से उसको एक चीज़ ऑफर किया जाता है। समझ गए बातों को। अब देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है कि इट इज ए स्पेसिफिक प्रोग्राम। ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है ऑफरिंग बेनिफिट टू ए स्पेशल कस्टमर। मतलब बहुत सारे कंपनी का स्पेशल कस्टमर होता है, उनको ये चीज़ ऑफर किया जाता है। या तो ग्रुप भी हो सकता है, कोई सोसाइटी भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, उसको कंपनी चीज़ों को ऑफर करता है जो उसका मेंबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए कस्टमर ड्राइव मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ए प्रोडक्ट और सर्विस देन हिज एक्सपेक्टेशन इज नोन है। तो हम उसके एक्सपेक्टेशन को क्या बोलते हैं, तो इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता की खुशी, यानी कि डिलाइट। देखिए जब भी कोई भी कंपनी किसी भी कस्टमर को या कंज्यूमर को या बायर को अगर कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन जितना उसका उम्मीद है उससे ज़्यादा प्रोवाइड कर देता है कोई कंपनी, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, खुश हो जाता है। समझ गए बातों को ना, मतलब एक्स्ट्रा डिलीवर कर दिया हो। इसके बारे में 1-2 लाइन थोड़ा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए
पहली बात है आपको कि कस्टमर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। जब भी वो कब होता है कि द फेवर ऑफ एक्सपीरियंस क्लाइंट, मतलब क्या होता है कि फेवरेबल, जैसे कि वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा है उसके मतलब फेवर में, क्लाइंट के या कस्टमर के फेवर में जब वो प्रोडक्ट और सर्विस जाता है तब ऐसा होता है। ठीक है, अगला है आपका कि आफ्टर रिसीविंग गुड्स और प्रोडक्ट कस्टमर इज वेरी हैप्पी, मतलब ये जब होता है जब कस्टमर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है इसमें। ठीक है, मतलब क्या, अगर कुल मिलाकर हम ये देखें कि डिलीवरिंग जो मतलब जो कंपनी है या जो बिजनेस है क्या कर रहा है कि डिलीवर क्वांटिटी और क्वालिटी जो कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है, मतलब सरप्लस कर रहा है, जितना कस्टमर को उम्मीद है उससे ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, अगला एक आपका ऑप्शन ये भी था कि मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो भी कंपनी है वो अपना एक तरीके से एक बेस्ट डिलीवर करता है, और बेस्ट डिलीवर करने के बाद कस्टमर के तरफ से जो भी फीडबैक उसको मिलता है, प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग फीडबैक मिलता है, रेटिंग मिलता है, रिव्यू मिलता है, अगर वो अच्छा है, इसके मतलब क्या है कि कस्टमर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि डैश डैश, हम इसका आंसर आपको पहले बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जरूरी है इसका। देखिए आपका इसमें आंसर ये हो जाएगा CRM ऑडिट हो जाएगा। CRM ऑडिट रिफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ स्क्रूटिनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ CRM प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये CRM ऑडिट जो होता है ना, ये एक टेक्निकली तरीके से एक सिस्टम के अंदर जितना भी CRM सिस्टम वर्क कर रहा है उसको देख रेख करने के लिए ये होता है। इसके बारे में एक लाइन सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए CRM audit is a process of checking performance of any CRM program in organization। मतलब ये जो है CRM audit जो है एक तरीके से CRM सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसके बारे में चेक करता है, जांच पड़ताल करता है। आपका अगला है पॉइंट कि CRM audit provide clarity regarding important variable in CRM सिस्टम। मतलब CRM सिस्टम के अंदर जो इंपोर्टेंट वेरिएबल है उसके बारे में क्लियरिटी मतलब एक गाइड प्रोवाइड करता है CRM ऑडिट। आपका अगला पॉइंट है कि CRM ऑडिट इज सीन एज ए टेक्निकल प्रोसेस डैट हेल्प्स इन एवेल्यूटिंग ए CRM वर्किंग और नॉट। मतलब इफेक्टिवली CRM ऑडिट जो है ये चेक करता है और ये देखता है टेक्निकली तरीके से कि जो CRM सिस्टम है वो अच्छे तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है इफेक्टिवली। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का है कि विच काइंड्स ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इज स्पॉटेड व्हेन देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ऑल्सो देयर इज ए हाई इन्वॉल्वमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में ये चीज़ें होता है कि हाई लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होता है कोई भी जो कस्टमर है या बायर है वो। इसके बारे में एक लाइन सॉल्यूशन आप देख लीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज सीन जनरली, वो क्या करता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कि जनरली सीन करता है व्हेन एक कंज्यूमर और बायर जो है वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, कंज्यूमर आर बाइंग एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, मतलब कितना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को खरीद रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है इन दिस टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर कंज्यूमर आर हाईली इन्वॉल्व इन द परचेज डिसीजन। जब कोई भी कस्टमर है, सपोज कीजिए अगर आप ही है, अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं जो काफ़ी महंगा है, कॉस्टलियर है, तो उसमें आप काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, पहले देखते सुनते पूरा जांच पड़ताल कर लेते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। समझ गया बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि डैश डैश हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटी थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट सच एज फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन। इसके मतलब कौन सा है जो हेल्प करता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सोशल CRM हो जाएगा। सोशल CRM हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन, सोशल CRM जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करने के लिए, तो जो भी उसका प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए। किसके माध्यम से, तो सोशल मीडिया के माध्यम से। चलिए हम आपको मतलब इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो पॉइंट पहला है कह रहा है कि सोशल CRM मीन्स इंगेज देयर कस्टमर विथ द हेल्प्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मतलब इसका काम क्या होता है कि जो भी उस कंपनी का कस्टमर है या पोटेंशियल है, एग्जिस्टिंग है, जो भी है, उसको क्या करता है ना कि इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए, उसके साथ इंगेज रखने के लिए हेल्प करता है। अगला पॉइंट है आपका कि CRM यानी कि सोशल CRM हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करता है, तो सेल्स और मार्केटिंग थ्रू, किसके माध्यम से,
तो सोशल नेटवर्क लाइक आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, बहुत सारा साइट है उसके माध्यम से। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि सोशल मीडिया हेल्प्स द बिजनेस टू कैंपेन द प्रोडक्ट और सर्विस। आजकल देख रहे हैं जितना भी प्रोडक्ट और सर्विस का मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो रहा है। तो कैंपेन करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी कंपनी को और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल फैक्टर डैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। मतलब इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका आंसर आपका ऑक्यूपेशन हो जाएगा, व्यवसाय। क्यों, मतलब कैसा व्यवसाय करता है। अगर अच्छा व्यवसाय कर रहा होगा, उसका इनकम अच्छा होगा, तो मतलब ऑलरेडी उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छे सामान खरीदेगा। अगर उसका इनकम अच्छा नहीं होगा तो मतलब अच्छा सामान वो नहीं खरीद पाएगा। इसके बारे में एक लाइन ऑफ सोल्यूशन भी देख लीजिए। देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑक्यूपेशन हो जाएगा। देखिए पर्सनल फैक्टर में आपका क्या क्या आता है, तो देखिए आपका एज आता है, जेंडर आता है, ठीक है, ऑक्यूपेशन आता है और भी चीज़ आता है, लेकिन इतना आप एटलीस्ट ध्यान रखिए कि एज आपका पर्सनल फैक्टर में आता है। सबका एज अपना अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद जेंडर भी अपना सेम अलग अलग है, ठीक है, मतलब एक फैक्टर का अलग है। उसी तरह से आपका ऑप्शन जो और था दो, एक क्या था, तो परसेप्शन था और दूसरा आपका बिलीफ था। तो परसेप्शन और बिलीफ जो आता है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपका आता है। लेकिन एक ऑप्शन और था आपका ग्रुप था, ये किस में आता है, तो एक ग्रुप जो आता है ये सोशल फैक्टर में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि अकॉर्डिंग टू ड्वायर ए रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन पासेस थ्रू 5 फेज। मतलब इसके अकॉर्डिंग, ड्वायर के अकॉर्डिंग क्या है कि रिलेशनशिप जो है ये 5 स्टेप से गुजरता है। किसके किसके बीच में रिलेशन है, तो कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये 5 फेज से गुजरता है। तो आपको 4 फेज का यहाँ पे नाम दे दिया, आपको एक फेज पूछा जा रहा है। जो 4 फेज का नाम दिया है ये आपको दे दिया है कि एक्सप्लोरेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, कमिटमेंट होता है और डिजोल्यूशन होता है। लेकिन इसमें पहला जो होता है ये होता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो 5 फेज जो होता है कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो रिलेशन का, वो सबसे पहले होता है अवेयरनेस होता है, उसके बाद एक्सप्लोरेशन होता है, उसके बाद एक्सपेंशन होता है, फिर कमिटमेंट और उसके बाद डिजोल्यूशन होता है। अवेयरनेस के अंदर क्या आ जाता है कि सबसे पहले कोई भी कंपनी और बिजनेस है तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, बोर्ड लगा करके, जैसे भी वो कर सकता है, कैंपेन चला करके। उसके बाद में एक्सप्लोरेशन करेगा, मतलब सभी को उन चीज़ों के बारे में बताएगा अच्छे से, ठीक है। और मतलब उसके बाद एक्सपेंशन होगा उसका, फिर उसके बाद कमिटमेंट, मतलब उसके अंदर क्या क्या वादा किया गया है वो चीज़ें होगा, फिर लास्ट में डिजोल्यूशन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट स्टेप इन कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। तो कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का जो होता है पहला स्टेप कौन सा होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको आंसर पता चल गया, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डेवलपिंग ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू लास्टिंग रिलेशनशिप एंड रेफरल। इसको आप एक बार हिंदी में भी पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है ग्राहक अनुभवों का विकास जो अस्थायी रिश्ते और संबंधों को आगे बढ़ाता है। मतलब ये स्टेप होना चाहिए पहला कि ग्राहक जो भी है उसका कस्टमर है उससे उसके आगे के रिश्ते अच्छे बने, ताकि वो लॉन्ग टर्म कस्टमर उसका बन सके। समझ गए बातों के मतलब क्या है। अगर हम एक लाइन में बोले तो ये हो जाएगा कि डिलीवरिंग एक्सपीरियंस, कोई भी कंपनी अपना एक्सपीरियंस को डिलीवर करता है, उसके बाद कस्टमर की तरफ से अपना एक फीडबैक, एक रेटिंग लेकर के अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है और सर्विस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर और ये VBI क्वेश्चन है, VBI इसको लगा लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ए 4 लेवल मॉडल ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो 4 लेवल इवेल्युएशन है ये कौन कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, मतलब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है इसमें कि इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस होता है, उसके बाद क्या होता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। इसके बारे में हम थोड़ा आपको अच्छे से सॉल्यूशन देते हैं। देखिए इसका आपका आंसर तो हो जाए, मतलब इसका इधर 9 नंबर हो गया ना, 11 नंबर हम लोग को देखना है। देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट में जो होता है आपका पहला जो होता है क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है, दूसरा आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है, तीसरा जो होता है आपका क्वालिटी अवेयरनेस होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, और चौथा जो होता है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। अब ये टीक्यूम के रिगार्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लीजिए। सबसे पहले बात क्या है कि टीक्यूम्स का एम क्या होता है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है इसका, कि कंटिन्यूसली इंक्रीज वैल्यू
ऑफ कस्टमर, कंटिन्यूसली इंक्रीज वैल्यू ऑफ कस्टमर। तो कैसे कस्टमर के वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा, तो इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर जितना भी इंटरनल प्रोसेस हो रहा है अगर उसको इम्प्रूव किया जाए, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाए, तो ऑलरेडी कस्टमर का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब कस्टमर इसके पास ज़्यादा आने लगेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंटिन्यूसली डिटेक्ट और रिड्यूस, क्या चीज़ को डिटेक्ट करता है और रिड्यूस करता है, तो जो भी उसके अंदर एरर है, प्रोडक्ट के अंदर एलिमिनेशन है, मतलब उसको एलिमिनेट करता है, एरर को हटाता है कंटिन्यूसली, मतलब इंप्रूवमेंट अपने प्रोडक्ट को करते रहता है। आपका अगला पॉइंट है कि इट इम्प्रूव कस्टमर सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट सर्विस, ये सबको इम्प्रूव करता है। जैसे कस्टमर का सर्विस हो गया, उसको भी, क्वालिटी को भी, प्रोडक्ट को भी, सर्विस को, ये सबको इम्प्रूव करने लगता है। अगर मैं आपको एक शॉर्ट वर्ड में बोलूँ तो TQ मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब वो कस्टमर को तो फोकस करता ही करता है, साथ में कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करता है उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी वर्क हो रहा है उस सभी को। उसके बाद क्वालिटी को भी इंप्रूवमेंट करता है ऑलवेज टाइम टू टाइम। उसके बाद क्या है कि एक्यूरेट इवेल्युएशन, मतलब जो भी इवेल्युएट करता है, जो भी डिफेक्ट आया उसको वो एक्यूरेट करता है, सही करता है। इसके अंदर TQ कहता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कि इसमें एक के सहयोग से नहीं होता है, जितना भी मतलब इसके अंदर एम्प्लॉय है उस सभी के इन्वॉल्वमेंट से ये काम अच्छे से चलता है। तो इसीलिए एक आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्वॉल्व ऑल द एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय अगर इन्वॉल्व होता है, मीटिंग करता है अच्छे से, और तभी कोई प्रोडक्ट यानी कि प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ता है तो वो ज़्यादा सफल। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ प्री रिसीव टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू ए कस्टमर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कस्टमर वैल्यू हो जाएगा। इस सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, कस्टमर वैल्यू ही क्रिएट करते हैं। मेन जो आपका CRM के अंदर है वो आपको पता है घुमा फिरा के कहीं ना कहीं कस्टमर और बिजनेस से चीज़ों को जोड़ देगा। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन को रिविजन करते हैं तो आपको होगा क्या ना, कई सारे क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट पता नहीं भी चलेगा ना, तभी भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही लगा लीजिएगा। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। जितना भी मैं टेस्ट करा रखा हूँ सभी को रिवीजन करिए, और आपको मतलब ऑफलाइन भी रिवीजन करना है तो अपना ई-बुक आ ही गया है, सारे टेस्ट का 10-10 सेट, मतलब 10-10 टेस्ट उसमें हम कंसीडर कर दिए, तो उससे आप रिवीजन कीजिए। आपको मैं वादा करता हूँ ना कि 100% आपको बेनिफिट यहाँ से होना है। लेकिन आप इस बातों को अभी समझिए, एग्जाम के बाद समझने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। हर दिन आप 2-3 टेस्ट वहाँ से रिवीजन कीजिए, महीना में उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर जाइए। आपको 1 से 1.5 महीना का और टाइम है, इसमें अगर आप उसको 5 से 7 बार रिवीजन कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको कंसेप्ट पता नहीं चलना है CRM और इकोनॉमी मार्केटिंग में, लेकिन आपको क्वेश्चन रिवीजन के माध्यम से बन जाएगा। आपका मेन पर्पस क्या है, क्वेश्चन बना लेना, समझ गए ना बातों को एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।